हम लोग कौन सा चैप्टर है? मौद्रिक नीति। ठीक है, मुद्रा से बना है मौद्रिक, मुद्रा से मौद्रिक। ठीक है, तो मुद्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे ये आपका मार्केट हो गया, ये आपका आरबीआई हो गया, और बीच में बैंक आ गया। तो मार्केट में पैसा किसके थ्रू आरबीआई देता है? बैंक के थ्रू देगा। आरबीआई बैंक को देता है, बैंक लोन उठा करके मार्केट में लोन देता है। ठीक है, यही सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो आरबीआई का मेन वर्क क्या है? मौद्रिक नीति को संचालित करना, उसको कंट्रोल करना। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना। जब बाज़ार में जो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाज़ार से निकालता है, जब बाज़ार में पैसा कम होता है तो उसको बाज़ार में डालता है। ठीक है, और नीति का मतलब क्या क्या हो गया? जैसे विदेश नीति है, विदेश से हमको कैसे किस देश से डील करना है वो क्या बोलते हैं? उसको विदेश नीति है। राजनीति है, किस प्रकार से राज करना है, राजनीति है। वैसे ही किस प्रकार से मुद्रा को नियंत्रित करना है, मतलब बाज़ार में डालना है और बाज़ार से निकालना है, वो नीति क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाता है। तो सिंपली एक लाइन में कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का जो टेक्निक है, उसका नीति है, जो टूल्स है, उसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मौद्रिक नीति में हम लोग के पास जो है कितना टूल्स है आरबीआई के पास? ठीक है, पहला बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओएमओ। ये हम लोग के पास, ये आरबीआई के पास जो है 7 टूल्स है जिसके थ्रू मार्केट में पैसा डालता है और मार्केट से पैसा निकालता है। इस 7 टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मौद्रिक नीति कितने प्रकार का है। ठीक है, मौद्रिक नीति जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संकुचनशील मौद्रिक नीति, संकुचनशील मौद्रिक नीति यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और दूसरा है विस्तारवादी या विस्तारशील, जो भी कह लें, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, विस्तारवादी। अब होता क्या है ये? तो आरबीआई मान लेते हैं मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा? कैसे 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 करेगा वो? बैंक रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा। ठीक है, या फिर जो ज़्यादातर किसका यूज करता है? रेपो रेट का यूज करता है। जब देखता है बाज़ार में पैसा अधिक हो गया, बाज़ार में पैसा अधिक होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सामान सब का दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करेगा ये? रेपो रेट बढ़ा देता है। अभी 2 बार रिसेंटली बढ़ा है। रेपो रेट बढ़ाने से जो है लोन महंगा हो जाएगा, तो बैंक कम लोन उठाएगा, कम लोन उठाएगा तो कम लोन बांटेगा, उतना ही महंगा लोन बांटेगा तो लोन लेगा ही नहीं उतना। ठीक है, डिमोटिवेट कर देगा लोगों को लोन लेने के लिए। ठीक है, तो बैंक रेट के भी बढ़ने से जो क्या होगा? बाजार में मुद्रा का प्रभाव क्या होगा? बैंक रेट बढ़ने से बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, तो बैंक रेट बढ़ने से बाजार में मुद्रा का प्रभाव घटेगा। रेपो रेट के भी बढ़ने से बाजार में मुद्रा का प्रभाव घटेगा। ठीक है, अब संकुचनशील मौद्रिक नीति क्या होता है? जब बाजार में मंदी का जब बाजार में इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया? बाजार में पैसा का अधिकता है। ठीक है, महंगा, सब कुछ का रेट महंगा हो रहा है, तो बाजार में पैसे की अधिकता है। उस समय आरबीआई का क्या फर्स्ट स्टेप होगा? रेट बढ़ाएगा। रेट बढ़ा करके पैसे को लिमिट करेगा। संकुचनशील मतलब क्या? सिकुड़ना। ठीक है, पैसे को लिमिट कर लिया, पैसे को ये आरबीआई अपने तरफ खींचता है। तो अपने तरफ जैसे ही खींचेगा तो क्या होगा? ये
संकुचनशील मौद्रिक नीति। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यदि आरबीआई जो है अपने बैंक दरों में वृद्धि करता है तो किस प्रकार के मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। तो संकुचनशील, जैसे ही रेट बढ़ाएगा तो पैसा लिमिट हो जाएगा, पैसा कम जाएगा। ठीक है, मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं और वापस आरबीआई की तरफ आने लगेगा, यानी खींचने लगेगा, आरबीआई अपने तरफ खींच रहा है, तो वो क्या है, संकुचनशील मौद्रिक नीति। अब क्या होगा, जैसे मंदी वगैरह के टाइम है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मंदी का टाइम है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट, रेपो रेट ये सब कम करेगा, सस्ता लोन हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई से पैसा उठा करके और मार्केट में ज़्यादा पैसा उठाएगा और ज़्यादा लोन बांटेगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं 0% पे मोबाइल ले जाइए, ये वो दिस दैट, तो ज़्यादा लोन बांटेगा मार्केट में, यानी कि ज़्यादा पैसा का फ्लो मार्केट में हो जाएगा। सस्ता लोन मिलेगा तो लोग पैसा उठा के उसका कारोबार करेगा, कुछ बिजनेस करेगा। ठीक है, मतलब फिर रोज़गार वगैरह भी बढ़ने लगेगा उससे। ठीक है, मतलब मार्केट एक्सपेंड करेगा, नया नया दुकान खुलेगा, नया नया फैक्ट्री खुलेगा, रोजगार में वृद्धि होगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगा, मतलब मार्केट एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड का मतलब क्या है, आरबीआई जो है पैसा मार्केट में भेज रहा है, विस्तार कर रहा है। तो विस्तार करने वाला क्या नीति है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एग्जाम में जब आएगा कि अगर आरबीआई जो है अपने बैंक दरों में कटौती करता है तो किस प्रकार की नीति का पालन कर रहा है, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन कर। एकदम क्लियर हो गया। संकुचनशील, जब रेट वगैरह बढ़ा के पैसे को लिमिट करता है, अपने तरफ खींचता है, तो वो संकुचनशील मौद्रिक नीति। और जब रेट वगैरह कम करके पैसे को मार्केट में भेजता है तो वो कैसा नीति कहलाएगा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, दो प्रकार का है, समझ लिए। अब ये सब तो हम लोग जानते हैं कि बैंक रेट जो है, जब आरबीआई 90 दिन से अधिक के लिए लोन देगा तो कौन से दर पे देगा, बैंक रेट पे अभी के टाइम में कितना है, 5.65%। ठीक है, रेपो रेट जब 0 से 90 दिन शॉर्ट टाइम के लिए लोन देगा तो रेपो रेट के दर पे ये कितना है अभी, 5.90%। ठीक है, इसके बाद MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पिछले चैप्टर में हम लोग सारा पढ़े हुए हैं। 24 घंटे के लिए, 0 से 24 घंटे के लिए लोन देगा तो MSF के रेट पे देगा। ठीक है, ये और MSF और बैंक रेट हमेशा बराबर होता है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट आता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जो आरबीआई कहता है कि अपना पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। जब बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करेगा आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। इसके बढ़ाने से ये पहले एक ही मात्र एक ऐसा चीज़ है, ये बढ़ाने से जो मार्केट में मुद्रा का प्रभाव, ये जैसे ही बढ़ाएगा तो मार्केट में मुद्रा का प्रभाव कम होगा, क्योंकि बैंक तब सोचेगा कि हम मार्केट में जो लोन देंगे उससे अच्छा जो हम आरबीआई को लोन दे देते हैं। ठीक है, तो पैसा निकाल कर कहाँ भेज देगा, आरबीआई के पास भेज देगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, CRR है। CRR क्या हुआ, बैंक को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है कुछ परसेंट, किसका, अपने NDTL का। NDTL क्या हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये जैसे ही इसका कुछ परसेंट जो है कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। CRR बढ़ाने का मतलब क्या है कि अभी के टाइम में CRR है आपको 4.50%। ठीक है, इतना है। CRR बढ़ गया तो बैंक को कहीं से भी इंतजाम करके उतना पैसा मार्केट से निकाल करके आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, 10% कर देगा तो और उसको पैसा चाहिए, 5.5% और कहीं से इंतजाम करेगा। ठीक है, तो उतने पैसे का तो यूज नहीं कर सकता है, यानी मार्केट से पैसा निकल के कहाँ चले आए, आरबीआई के पास, यानी मुद्रा का प्रभाव कम होगा। इसके बाद SLR क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये SLR क्या है, जो बैंक कैश के रूप में, सोना चांदी के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, अपने NDTL का कुछ परसेंट अपने पास रखता है, वो क्या कहलाता है, SLR कहलाता है। ठीक है, इसके भी बढ़ने से क्या होगा, मार्केट से पैसा निकाल करके इसको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में मुद्रा का प्रभाव कम हो जाएगा, वापस बैंक के पास चला आएगा। OMO क्या है, सरकार जो है अपना अगर लोन वगैरह लेने के लिए सिक्योरिटीज लॉन्च करती है, तो वो काम कौन करता है, सरकार की तरफ से आरबीआई करता है। जब देखते हैं बाज़ार में मुद्रा ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, सिक्योरिटीज लॉन्च करता है, अपना कागज़ बेच दिया और पैसा आरबीआई के पास चला आया। जब देखता है कि बाज़ार में पैसा कम हो रहा है
तो क्या बोलेगा, हम थोड़ा परसेंट ज़्यादा देते हैं, कागज़ बेच दो, सिक्योरिटीज बेच दो, तो ये खरीद लेगा और पैसा इसको मार्केट में डाल देगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पिछले चैप्टर में सारा चीज़ हम बताए थे डिटेल में, ठीक है। इसके भी ये खरीद बिक्री करके बाजार में मुद्रे का प्रभाव कम या ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति का आवश्यकता क्यों पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का निरंतर वृद्धि होते रहना आवश्यक है, ठीक है। कभी मंदी आ रहा है, कभी महंगाई मुद्रास्फीति आ रहा है, कभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, कभी रोजगार बढ़ रहा है, तो ये सब किस पे निर्भर करता है, मुद्रा नीति पे, मौद्रिक नीति पे, ठीक है। इतना लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए जी। तो निश्चित है, इतना तो निश्चित है कि जब महंगाई आएगा, मुद्रास्फीति आएगा, तो आरबीआई क्या करेगा, सबसे पहले रेट को कम करेगा, बैंक रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। बैंक रेट को बढ़ाएगा, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा, मार्केट में पैसा लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और जब मंदी आएगा, मंदी का मतलब क्या है, जो रोज़गार वगैरह नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, काम नहीं चल रहा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा, अधिक से अधिक पैसा मार्केट में देगा, ठीक है। अब दो शब्द आता है, जैसे एक मनी सप्लाई और मनी स्टॉक, मनी सप्लाई एंड मनी स्टॉक। तो हम आपको पता नहीं है कि 2000 का नोट मार्केट में कितना चल रहा है या छपा हुआ है, आरबीआई तो एकदम गिन के छापता है, ठीक है। जैसे 1 लाख पे से 2000 का नोट छाप दिया, क्या है वो, मनी स्टॉक है, जितना पैसा वो निकाला है, ठीक है। और जितना पैसा मार्केट में दे दिया है, सप्लाई कर दिया है, 1 लाख में से 50,000 नोट जो है मार्केट में चला गया, तो क्या हो गया, मनी सप्लाई। जितना कॉइन्स और करेंसी मार्केट में चल रहा है वो क्या है, मनी सप्लाई, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव्य, लेकिन अर्थव्यवस्था के भाषा में लिक्विडिटी कहा जाता है। कि लिक्विडिटी क्या होता है, जिस चीज़ को हम जितना जल्दी यूज में ला सकते हैं। जैसे आपके पास जो है 1 लाख रुपया कैश है और घर में 1 लाख का सोना है, कोई भी ज़रूरत हुआ तो पहले आप किस चीज़ को यूज में लाइएगा, कैश वाले को लाइएगा, क्योंकि सोना को फिर आप कैश में ट्रांसफ़र कीजिएगा, उसके बाद उसको यूज में लाइएगा। तो पैसे और सोना चांदी में लिक्विड कौन हुआ, ज़्यादा लिक्विड कौन हुआ, कैश लिक्विड हुआ, क्योंकि इजीली वे में हम उसको यूज में ला सकते हैं। उसी तरह से जो है आरबीआई को भी पता रहना चाहिए ना कि मार्केट में पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसके लिए वो 4 पैमाना बनाया है, ठीक है। इसको बोलते हैं मनी मीजर्स या मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स 4 पैमाना बनाए हैं मॉनेटरी मेजर्स। पहला आता है M1 मनी, दूसरा है M2 मनी, तीसरा है M3 मनी और चौथा है M4 मनी, ठीक है। M2, M3 एंड M4। M1 मनी क्या हो गया, तो जितना कॉइन्स और करेंसी चल रहा है मार्केट में वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो है आपका बैंक में, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में है विथ कॉमर्शियल बैंक, ये क्या कहलाता है, M1 मनी। क्या है ये चीज़, मॉनेटरी मेजर्स है, पैमाना है नापने का, आरबीआई का अपना नापने का पैमाना है। एक कोई कसौटी होगा ना जी, ये वाला पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार जो है कोविड के टाइम में जो है जो पब्लिक कैश था उसमें 8% का वृद्धि हुआ था, यानी सब क्या कर रहा था, किसी के पास रोजगार, अधिकतर लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो जितना बैंक डिपॉजिट वगैरह था सब एफडी तोड़वा करके कैश करके और उसको यूज में ला रहा था। तो पब्लिक करेंसी में कितना वृद्धि हो गया था, 8% का वृद्धि हो गया था आंकड़े के अनुसार। तो आरबीआई कैसे समझेगा कि कौन सा मनी मार्केट में ज़्यादा हो गया, इसके लिए वो 4 तरह कैटेगरी डिवाइड किया है, M1, M2, M3 और M4। और ये लिक्विडिटी के घटते हुए क्रम में है, यानी कि M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसका होगा, M1 का, और सबसे कम लिक्विडिटी
M4 का। लिक्विडिटी मतलब समझ लिए हम लोग कि जिसको जल्दी यूज किया जा सकता है, जितना जल्दी उसको क्या बोलते हैं, उतना लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स करेंसी जितना चल रहा है, करेंसी आपके पास में मार्केट में जो कॉइन्स करेंसी और प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, मतलब आपका डिमांड डिपॉजिट हम बताए थे पिछले क्लास में भी, जिस पैसे को हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं बैंक से, वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट है। तो वो भी आपका पैसा है, मान लेते हैं कि 50,000 रुपये आपके हाथ में है, 50,000 आपका सेविंग अकाउंट में है, तो दोनों को सबसे पहले यूज करेंगे। 50,000 ये तो कर ही सकते हैं, अब के टाइम में तो बैंक को जाने का जरूरत नहीं है सेविंग अकाउंट के लिए, फ़ोन पे कर देंगे, पेटीएम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, सबसे जल्दी जो है उसी चीज़ को यूज करेंगे। तो क्या कहलाएगा, M1 मनी। दूसरा आता है M2 मनी में क्या आ जाएगा, M1 मनी तो आएगा ही, और प्लस जो इसका सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ वो आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसा जमा करता है, ठीक है, लेकिन ये अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में है किसी का अकाउंट, आपका नहीं, हाँ, तो वही ना, मतलब 100 में से कोई एक, 1000 में से कोई एक आदमी जो है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाता है, मतलब अपेक्षाकृत जो है बहुत कम, इसलिए उसके डिपॉजिट को जो है नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, नगण्य मान के चलते हैं, ठीक है। तो M2 क्या हो गया, M1 मनी और प्लस पोस्ट ऑफिस के साथ जो डिपॉजिट है वो। M3 मनी में क्या हो जाएगा, M1 मनी प्लस सेविंग डिपॉजिट तो आ ही गया, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या हो जाता है, ये जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या एक टाइम लिमिट है, 6 महीना से पहले हम नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, साल भर से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन है तो हमारा पैसा ही, ठीक है। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, किसी के पास अगर कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जो 1 साल के बाद मेरा मैच्योर होने वाला है, लेकिन उसको तुड़वा सकते हैं, ये सब यूज करने के बाद जो है एफडी तुड़वाएंगे, यही करेंगे ना, एफडी तुड़वाएंगे, या फिर 1 महीना के बाद या 1 साल के भीतर मैच्योर होने वाला है, थोड़ा वेट कर लेंगे, तो ये उससे कम लिक्विड हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यूज में लाने के लिए, ठीक है। तो M3 मनी में क्या आ जाएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, ठीक है। और लास्ट में आता है M4 मनी। M4 मनी में क्या आएगा, यही चीज़, M3 मनी और प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी ये फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है, ठीक है, पोस्ट टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो मेन आपका M1 है और मेन M3 है। रिजर्व बैंक जो है सबसे ज़्यादा भरोसा करता है M3 पे, ठीक है, M3 को आधार बनाता है कि हाँ RBI, अगर M3 ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या समझेगा, मार्केट में पैसा बढ़ गया है, फिर उसको अपना कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स है वो उठाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग M3 में क्या सब आ जाता है, M1 मनी का सारा चीज़ आ जाता है, प्लस टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है, यानी कि सारा चीज़ लगभग आ जाता है। पोस्ट ऑफिस का तो कोई मैटर नहीं है। किसी किसी बुक में M4 मनी में M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस और एक और शब्द जुड़ा रहता है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट यानी सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके, क्योंकि सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो डिमांड डिपॉजिट की तरह नहीं होता है, वो परचेज करना, एक बॉन्ड की तरह होता है, वो परचेज करना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ लिखा रहता है। किताब सब में देखिएगा तो लिखा रहेगा राष्ट्रीय बचत ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र को छोड़ करके, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये बॉन्ड टाइप का होता है, उसको खरीदना पड़ता है, इसलिए इसमें M3 में उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो पोस्ट ऑफिस का वैसे भी पैसा नेग्लिजिबल है, उसमें से भी ये है, तो ये कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी के घटते हुए क्रम में है, सबसे ज़्यादा लिक्विड M1, अगर आपको एग्जाम में दे दिया M1, M2, M3, M4 में सबसे ज़्यादा द्रव्यता किस मुद्रा में है, तो M1 में है, सबसे कम M4 में है, ठीक है। M1 और M2 को जो है नैरो मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैरो मनी। नैरो मनी मतलब होता है संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, ठीक है। और M3 और M4 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी यानी कि वृहद मुद्रा, ठीक है। क्यों कहा जाता है,
M1 और M2 में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉइन्स करेंसी और डिमांड है, इसलिए इसकी अपेक्षा ये बहुत छोटा है। संकीर्ण मुद्रा मतलब छोटा मुद्रा, और बृहद मुद्रा में M1 ये M3 और M4 में क्या है, M1 का सारा चीज़ आ जाता है और प्लस टाइम डिपॉजिट का भी आ रहा है, इसलिए वो उससे बड़ा हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 M2 नैरो मुद्रा, और अगर आपको 3 ही ऑप्शन देता है M1 M3 M4 में निम्नलिखित में से नैरो मुद्रा कौन है, या चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा नैरो मुद्रा, M1 होगा। ठीक है, तो नैरो और ब्रॉड मुद्रा। ठीक है, चैप्टर में और भी कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा चैप्टर में इतना ही है, छोटा सा चैप्टर था मॉनेटरी पॉलिसी का। समझ लिए हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसा मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने की नीति। किस नीति के सहारे, किस टूल्स के सहारे जो है आरबीआई मुद्रा प्रवाह को कंट्रोल करता है। तो जितना कंट्रोलिंग टूल्स है वो हम लोग देख चुके हैं, CRR SLR, ये जितना टूल्स है वो देख लिए। 2 प्रकार का मौद्रिक नीति होता है, कौन सा, एक संकुचनशील और एक विस्तारवादी। जब देखता है मार्केट में पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेट कम करके उसमें पैसा भेजना शुरू करेगा मार्केट में, मतलब विस्तार देना शुरू करेगा अर्थव्यवस्था को, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, जिसमें रेट कम किया जाएगा। और जब देखेगा मार्केट में मुद्रा प्रवाह अधिक हो गया है, महंगाई बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, तो रेट को ऊंचा करेगा, हाई करेगा, हायर इंटरेस्ट है, जिससे पैसा लिमिट होगा और आरबीआई की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी खींचने लगेगा आरबीआई अपने तरफ। तो संकुचन का मतलब यही होता है, सिकुड़ना। तो अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने के लिए मौद्रिक नीति का पालन करेगा, तो संकुचनशील मौद्रिक नीति। ठीक है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है।